हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सीडीपी के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम 2 क्लासेस जो है वो सीडीपी की कर चुके हैं। ये आपके पीआरटी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, पीआरटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर पीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तीनों ही लेवल के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ये एस्टेट 2023 को टारगेट करके क्लासेस बनाई जा रही हैं। और इसके साथ साथ आपको इसके जो नोट्स हैं, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। आज जो आपका ये डेवलपमेंट का टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो वहाँ पर शाम तक जो ये नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। बट इससे पहले आप ये क्लासेस देखिएगा, अदरवाइज आपको ना ये समझ में नहीं आएगा। पहले आप कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर तभी ही आपको नोट्स वाला समझ में आएगा। तो इससे पहले आपको पता है, हम डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट ग्रोथ क्या होती है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, इसकी क्या क्या स्टेजेस होती है, क्या डोमेन्स है, क्या प्रिंसिपल्स है। डोमेन्स तक हम पढ़ चुके थे, इसके बाद मैंने इनके डिफरेंस आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, PCSE से हमने इसको याद किया था। इसके बाद यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारा मैं आपको पढ़ा चुकी थी। तो ये हमने यहाँ तक का जो है वो फर्स्ट क्लास में कवर कर लिया था। अगर मान लो आपने ये क्लास नहीं देखी है तो एस्टेट सीडीपी 2023 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से जाकर आप ये क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर ऑलरेडी 2 क्लासेस प्लेलिस्ट में है, आज ये हमारी 3rd क्लास है। ये 3 क्लासेस में हमने पूरा डेवलपमेंट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस, हमने यहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट में जो डिफरेंस है वो भी पढ़ लिया था, ये सारा मैंने आपको करा दिया था। इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टेजेस थी ये भी हम कल की क्लास में कर चुके थे। ये ना बहुत ज़्यादा जरूरी है ये स्टेजेस, क्योंकि हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है और आगे भी इस टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, अंडरस्टैंडिंग बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर करिएगा, उसके बाद आप टेस्ट दीजिएगा। और आपको मैं बता देती हूँ, जो एस्टेट के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो आपको एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर ही देखने को मिलने वाली है। तो आप उस ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड कीजिएगा। वहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे और ये फ्री नोट्स, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा वहां पर, ठीक है। तो यहाँ ये जैसे आपने पढ़ ही लिया है, फिजिकल डेवलपमेंट एंड ये सारा मैंने आपको पढ़ा दिया था। यहाँ तक ये सारा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। कल की क्लास हमारी यहाँ पर एंड हुई थी कि जो एडोलोसेंस है, लास्ट में हम एडोलोसेंस पढ़ रहे थे कि जो एडोलोसेंस है वो क्या काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ये चाइल्डहुड के साथ और एडल्टहुड के बीच का हिस्सा है और ये क्या काम कर रहा है, यहाँ पर एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये चाइल्डहुड को और एडल्टहुड को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। एडोलोसेंस की जो एज थी, टाइम पीरियड था, वो कहीं कहीं पर 10 to 19 ईयर था। ये WHO के अकॉर्डिंग था। जैसे अब 13 to 19 भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर 12 to 19 भी लिखा होता है। चाइल्डहुड को मैंने कल बताया था, अर्ली चाइल्डहुड होता है और लेटर चाइल्डहुड होता है। अर्ली चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड वो हमने 2 से 6 साल पढ़ा था और लेटर चाइल्डहुड का जो टाइम पीरियड था वो हमने 6 से 12 साल तक पढ़ा था। मैंने आपको सारा ये अच्छे से पढ़ा दिया था। अर्ली चाइल्डहुड को हम प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज के नाम से जानते थे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच्चे में जैसे लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था। लेटर चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाने लगेगा, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहेगा, यहाँ पर परमानेंट फ्रेंडशिप डेवलप करेगा, जैसे हम स्कूल एज के नाम से जान रहे थे, गैंग एज के नाम से जान रहे थे। तो ये सारा हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपने वो क्लास देखी होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर क्लास चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे आगे के आज के पॉइंट पर, ठीक है। ये अब हम पढ़ लेते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ये क्लास, आज वाली जो क्लास है ना, वो ज़्यादा लेंथी नहीं रहेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड पढ़ते हैं। जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो किस पर निर्भर करता है, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे कि हेरिडिटी कैसे इफेक्ट करेगी और एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करेगा। हेरिडिटी होती क्या है, आनुवांशिकता क्या होता है। हेरिडिटी जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है, ठीक है, जैसे हमारे मदर से हमें जो आया, हमारे फादर से हमें जो आया, वो क्या होती है, हेरिडिटी होती है। और इसके साथ साथ होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर ही हमारे किसको इफेक्ट कर सकते हैं, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव किस पर पड़ता है, हमारे डेवलपमेंट पर पड़ता है।
अब यहाँ पर यही बात मैंने लिखी है, अनुवांशिकता जो होती है ना, जो भी चीज पेरेंट से चाइल्ड में आती है वो कैसा फैक्टर है, स्टैटिक फैक्टर है। यानी कि जो हेरिडिटी है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे आपके पेरेंट्स आपको, जैसे मान लो आपके जो स्किन का कलर है वो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स में मिलता जुलता हुआ होगा, ठीक है, या फिर जो आपकी आईज का कलर, आपके हेयर्स का कलर है, आपकी जो फेस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसा फैक्टर होगा, आपका स्टैटिक फैक्टर है, यानी कि जिसे हम बदल नहीं सकते, ठीक है, इसमें बहुत कम, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा फैक्टर है, स्टैटिक फैक्टर है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में कौन सा फैक्टर जो है जो स्टैटिक फैक्टर है, तो आप क्या टिक कर देंगे यहाँ, स्टैटिक फैक्टर क्या है आपका, हेरिडिटी जो है वो आपका स्टैटिक फैक्टर है, जिसे हम चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट वो होता है जो हम प्राप्त करते हैं, जो चेंजेबल है, चेंज हो जाता है। मान लो जैसे किसी बच्चे का बर्थ हुआ है, कोई एक मान लो इंडिया का बच्चा है और एक अमेरिका का बच्चा है, तो दोनों का एनवायरनमेंट अलग है, तो वहां दोनों की अपब्रिंगिंग भी अलग है। इस प्रकार से दोनों में मतलब दोनों का डेवलपमेंट भी जो होगा वो अलग अलग देखने को मिलेगा। अब यहाँ का ना जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताती हूँ। जब हम ना छोटी क्लास में थे ना, 6th क्लास में थे, तो एक वो टॉपिक था, शायद वो 2 बर्ड्स का टॉपिक था, कि जो 2 बर्ड थे ना, वो मतलब एक चिड़िया थी, वो एक ट्री के ऊपर अपना घोंसला बनाकर रह रही थी, और एक दिन तूफान आया तो उसके 2 बर्ड थे, 2 बेबी बर्ड थे, जो तूफान आने से दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा गिरे। एक बर्ड जो था वो कहाँ पर जाकर गिरा, ऋषि की कुटिया के पास, और एक बर्ड जो था वो कहाँ पर जाकर गिरा, जो भी मतलब जो ये गुंडे वगैरह होते हैं, रोबर्स हैं, लुटेरे हैं, उनके पास में जाकर गिरा। तो अब यहाँ पर दोनों बर्ड एक ही माँ से उत्पन्न हुए थे, लेकिन इनकी अपब्रिंगिंग जो है, इनका एनवायरनमेंट जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। अब एनवायरनमेंट चेंज होने से इनका डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा। अब जो ऋषि की कुटिया के पास गिरा था उसका जो नेचर था वो कैसा बन गया, वो बहुत ज्यादा काइंड हुआ। अब कोई भी आता तो वो क्या करता, उनसे रिस्पेक्ट से बात करता था। वहीं पर वो एक रोबर्स था, लुटेरे थे, तो उनके पास में जो बर्ड था, कोई भी आता उसे गालियां देता, गंदा गलत बोलता। तो इस तरीके से जो रोबर्ट्स के साथ में रहा, उसका एनवायरनमेंट रोबर्ट्स वाला था, तो उसका बिहेवियर भी वैसा हो गया, उसका डेवलपमेंट भी वैसा हुआ। और दूसरी तरफ जो एक दूसरा बर्ड था जो ऋषि की कुटिया के पास गिरा, वहां पर वो काइंड हार्टेड बना, अच्छा बना, दूसरों की रिस्पेक्ट करने वाला बना। तो इस तरीके से जो एनवायरनमेंट है वो किसे प्रभावित कर सकता है, डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकता है। हेरिडिटी सब में अलग अलग होती है, सभी के पेरेंट्स में अलग होती है, तो मतलब सभी के पेरेंट्स अलग होते हैं, सभी के बच्चे अलग होंगे, तो हेरिडिटी वहां से अलग होती है, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट जो है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम मान लेते हैं, 1 सेकेंड, अब हम मान लेते हैं कि मान लो 2 बच्चे हैं, एक को हम कहाँ पर भेज देते हैं, ओ मार्कर गया भाई आज तो हमारा ये मार्कर है ना, हमेशा ऐसा ही करता है, अब तक सही चल रहा था, एकदम से बंद हो गया। तो देखो मान लो 2 बच्चे हैं, एक का जो दोनों का ही बर्थ मान लो इंडिया में हुआ है, लेकिन हमने ना बर्थ के बाद में क्या कर दिया, इनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया। दोनों ही भाई हैं, ठीक है, दोनों सेम है, तो दोनों ही सेम पेरेंट्स से हैं। लेकिन अब देखो अगर सिर्फ हेरिडिटी होती तो ये दोनों बिल्कुल सेम बन जाते, एनवायरनमेंट का मान लो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो क्योंकि दोनों ही एक पेरेंट्स से उत्पन्न हुए थे। लेकिन जब हमने इनका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया, एक को हमने इंडिया में रखा, एक को हमने कहाँ भेज दिया, यूएसए में भेज दिया, तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया और यूएसए वाले का जो मतलब चेंज है वो कैसे चेंज होगा, उनका जो भी विकास है वो कैसे होगा, उनके बोलने का तरीका अलग होगा, उनके रहने सहने का कल्चर सब कुछ अलग होगा। इसलिए जो एनवायरनमेंट है वो इक्वली ही क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है किसी के भी डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर आई होप आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जो पॉइंट मैंने समझाया है वो समझ में आ गया होगा। मैंने इजी से इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो 46 होते हैं, एंड पेयर कितने होते हैं, 23 होते हैं। जो 23rd पेयर है वो डिसाइड करता है इज द चाइल्ड मेल और फीमेल, चाइल्ड जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा। इसके बाद एक्स इज फॉर फीमेल एंड एक्स वाई इज फॉर मेल। यहाँ पर हम आइडेंटिकल चाइल्ड की बात कर लेते हैं। जब मोनोजाइटिक चाइल्ड होगा तो वो कैसा होता है, आइडेंटिकल, यानी कि सेम तरीके के बच्चे होते हैं। ये इसके बाद यहाँ पर है आइडेंटिकल होंगे। इसके बाद फेटर्नल ट्विंस होते हैं तो वो जाइगोटिक चाइल्ड होते हैं, यानी कि अलग अलग शक्ल के होंगे बच्चे। यहाँ पर आइडेंटिकल हैं तो 2 बेबी साथ में होंगे, वो कैसे होते हैं, सेम फेस के होते हैं। पेरेंटल ट्विंस में क्या होता है, अलग अलग हो सकते हैं, मेल भी हो सकता है, फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट आई
होप आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर मैंने लिखा है नेचर वर्सेस नर्चर, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। नेचर वर्सेस नर्चर में क्या है, नेचर में आपकी हेरिडिटी आती है, जो भी आपका नेचर बनेगा, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं, आपका बोलने का तरीका तो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। जो नेचर है ना वो कहाँ से मिला, आपको हेरिडिटी से मिला है, ठीक है, वो क्या है, आपका स्टैटिक फैक्टर है। इसके बाद हम बात करते हैं नर्चर की, तो नर्चर किससे मिला है, एनवायरनमेंट से मिला है, जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये ना कई बार एग्जाम में ये वाला पूछा जाता है। पता नहीं आज मार्कर को क्या हो गया, इतना अच्छा चलता चलता खराब हो गया हमारा। 1 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है, आपको ये वाला पॉइंट याद रख लेना है। जैसे ये जो एनवायरनमेंट है ना, जो डेवलपमेंट है वो किसका क्या होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आता है। हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा, हेरिडिटी मल्टीप्लाई में होगा, ना कि प्लस में। आपको ये गलती नहीं करनी है। एग्जामिनर जो है ना कई बार आपसे सीधा करेक्ट ऐसे डेफिनेशन देकर पूछ लेता है कि बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो डेवलपमेंट हमेशा हेरिडिटी और ये मल्टीपल का निशान होता है, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट होगा। तो ये हमेशा ही आपको याद रखना है, क्या होगा यहाँ पर, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पर प्लस का निशान नहीं होगा। ये याद रखना है, क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई वाला निशान होगा, ठीक है, ये प्लस का निशान नहीं होगा। तो ये याद रखना आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट के क्या क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं। तो प्रिंसिपल ये पूछे जाते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन आता है कि ये बताइए, इसमें से ऐसे दे देगा एक डेफिनेशन और आपसे पूछेगा कि बताइए ये जो है ना डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है। तो आपने अगर मान लो थियोरेटिकल नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे टिक नहीं कर पाएंगे। अब हम पढ़ लेते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के बारे में। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंज, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेंज यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती है, वो क्या करता रहता है, एक उसमें कॉन्टिन्यूस चेंज आता रहता है। ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय के लिए हमारा जो डेवलपमेंट है ना वो रुक जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए रुक जाएगा, बाद में वो क्या करता रहता है, चलता रहता है। तो निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो कैसा प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि चलने वाली प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ये हमेशा कैसे चलेगा, वूम टू टूम चलता है। यहाँ पर माँ के गर्भ से लेकर कब तक चलेगा, कब्र तक चलता है। तो इसका पहला प्रिंसिपल क्या है, जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है, तो वहाँ पर डिसकॉन्टिन्यूअस भी होगा एग्जाम्पल में और कॉन्टिन्यूअस भी होगा ऑप्शंस में। तब आपको क्या टिक करना है कि जो डेवलपमेंट है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। इसके बाद यहाँ पर जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, जनरल से स्पेसिफिक होता है। सामान्य से किसकी तरफ जाएगा बच्चा, विशिष्टता की तरफ जाता है, यानी कि स्पेसिफिक की तरफ जाएगा। ग्रोस टू फाइन मोटर स्किल, ठीक है, ग्रोस टू कहाँ जाता है, ये फाइन जाता है। यानी कि ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि पहले जो बच्चा है वो अपनी पूरी मसल्स का यूज करता है, तो उसके लिए जनरल है। बाद में वो स्पेसिफिक यानी कि विशिष्टता की तरफ जाने लगता है, उसमें हर चीज को लेकर क्या जाती है, एक विशिष्टता आने लगती है, वो काम को बहुत अच्छे से करने लगता है। यानी कि जैसे मान लो पहले किसी बच्चे ने लिखना सीखा होगा तो वो कैसे लिखता होगा, धीरे धीरे करके वो बहुत अच्छा लिखने लगा होगा, तो उसमें क्या आ गई, उस चीज को लेकर विशिष्टता आने लगी। इसी में ही हम लेकर चलते हैं ग्रोस टू फाइन का एग्जाम्पल। जैसे बच्चा जो छोटा था तब पहले सारी मसल्स का यूज करता था, इसके बाद जैसे वो बड़ा हुआ तो वो उन्हीं मसल्स का यूज करने लगा जिसका उसे यूज करना था। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोसेस है, कैसे चलता है, जनरल से स्पेसिफिक रहता है ये, और ग्रोथ से फाइन रहता है। ये मैंने कल बताया था आपको, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ग्रोथ टू फाइन आप हिंदी की बजाय इंग्लिश में याद रखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाला है। तो सामान्य से विशिष्टता की ओर जाता है, या ग्रोथ टू फाइन होता है। ये सेकंड डेवलपमेंट का सेकंड पॉइंट था, प्रिंसिपल था। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल पर। यहाँ पर है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लो छोटा बच्चा होता है, वो जल्दी से दौड़ने लगता है, बोलने लगता है, हम क्या कह देते हैं कि ये बच्चा तो बहुत जल्दी बोलने लग जाएगा, ये तो बहुत जल्दी चलने लग जाएगा। तो हम क्या लगाते हैं, एक तरीके का अनुमान लगाते हैं। हम ऐसा सोच लेते हैं कि बड़ा होकर बच्चा कैसे बनेगा, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी बोलते हैं, यानी
कि हम वहाँ क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका मतलब है व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। हिंदी में हम इसे कहते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत। यानी कि जब बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो वो कैसा नहीं होगा, सेम टू सेम नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। हर बच्चे एक दूसरे से अलग होते हैं। जैसे मैं हूँ, आप हैं, आप भी अपने सराउंडिंग जितने लोग हैं सबसे अलग हैं, ठीक है। जितनी भी दुनिया में लोग हैं उन सब में क्या पाए जाते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस पाए जाते हैं। तो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। प्रत्येक बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, कोई भी सेम नहीं होता है, किसी का नेचर सेम नहीं होता है। अगर दो ट्विंस भी हैं तो भी उनके नेचर में क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। तो यही बात यहाँ पर लिखी गई है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि सभी में व्यक्तिक भिन्नताओं का सिद्धांत होता है। सभी क्या करते हैं, अलग अलग नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर क्या इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट। यहाँ पर जो विकास की दर है वो लड़के में और लड़कियों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। अब मान लो जैसे अब बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, उनमें विकास दरों में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जो लड़कियां होती हैं वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में बजाय कि लड़कों के, ठीक है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है। कई बार एग्जाम में सीधा ही पूछ लिया जाता है कि बताइए इन दोनों में से किस में जो है डेवलपमेंट तेज गति से होता है। तो गर्ल्स जो होती है वो बहुत जल्दी विकसित हो जाती है, फास्टेस्ट डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में। तो प्रिंसिपल ऑफ ये क्या है, डिफरेंशिएशन इन रेट है, ठीक है। तो ये विकास की दर में जो डिफरेंस है वही होता है। लड़के और लड़कियों में जो डिफरेंस होगा वो क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन इन रेट होता है, विकास दर में डिफरेंस का सिद्धांत। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन होता है जोड़ने का सिद्धांत, यानी कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट है। जैसे मान लो अगर किसी का सोशल डेवलपमेंट अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। मान लो कोई बच्चा है जो बोलता नहीं, अच्छे से बात नहीं करता है, ठीक है, समाज में घुलता मिलता नहीं है, अंदर ही अंदर रहता है, अपनी बातों को शेयर नहीं करता, तो क्या होगा उससे, वो मेंटली भी परेशान हो सकता है। अब हम मानकर चलते हैं कोई बच्चा मेंटली स्ट्रांग नहीं है, अच्छे से काम नहीं कर पाता, तो उसे इन दोनों चीज़ों में एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब कोई फिजिकल रूप से सही नहीं है तो उसे किसी समाज में जुड़ने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अगर मान लो उसके हाथ पैर वगैरह सही से काम नहीं कर रहे हैं तो अच्छे से किसी भी चीज़ को नहीं सीख पाएगा, उसका मेंटल लेवल थोड़ा सही नहीं होगा, वो डिस्टर्ब रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का सिद्धांत है, यानी कि ये तीनों क्या चलते हैं, साथ साथ लेकर चलते हैं मैंने। तो यही था आपके प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। और इसके साथ साथ एक और सिद्धांत है, मतलब यहाँ इरिवर्सिबिलिटी का सिद्धांत, इरिवर्सिबिलिटी, यानी कि हम ना जो विकास होता है उसमें हम पीछे की तरफ नहीं जा सकते, यानी कि हम सिर्फ आगे जा सकते हैं। जैसे हमारा जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है, एक सीधे मतलब स्तर पर चलता है, सीक्वेंस में चलता है, हम सीक्वेंशियल बोल सकते हैं इसको, यानी कि हम पीछे नहीं जा सकते। मान लो आज हम चलना सीख रहे हैं तो हमने आज क्या करा, घुटनों के बल चलना सीखा, फिर हमने चलना सीखा, फिर हमने दौड़ना सीखा। अब ऐसा नहीं होगा कि हमने दौड़ना सीखा तो हम सिर्फ चलने लगेंगे तो दौड़ना भूल जाएंगे, या फिर हम पैरों के बल चलने लगेंगे तो हम यहाँ चलना भूल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ सीक्वेंस में होता है, एक ऑर्डर में होगा। हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, एक सीक्वेंस में होगा, एक क्रम में होगा, एक ऑर्डर में होगा, हम उसमें पीछे की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो यही आपके कुछ प्रिंसिपल थे जो डेवलपमेंट से रिलेटेड थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या था, कॉन्टिन्यूअस होता है, ये लगातार चलता रहता है। इसके साथ साथ इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, प्रेडिक्टिबिलिटी का सिद्धांत हो सकता है। इसके साथ साथ हम कैसे जाते हैं, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये 6 पॉइंट जो थे वो हमने समझ लिए हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब ये आपका चाहे HTET हो चाहे CTET हो, सभी एग्जाम में पूछा गया था। हमारा मार्कर भी ठीक हो गया अब, है ना। तो HTET और CTET सभी में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और HTET का फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अब है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि दिशा का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है।
इसके बाद यहाँ पर है सिफेलोकोडल, एक होता है सिफेलोकोडल, एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टोल। अगर हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे तो ये शीर्षागामी है, इससे अच्छा है मैं इसको इंग्लिश में याद रखें, सिफेलोकोडल। देखो सी से सिफेलो, सिर जैसी साउंड आ रही है, सिफेलोकोडल तो सी फैलो, ठीक है, सिर, सी सिफेलो से आप याद रखेंगे सिर, तो सिफेलोकोडल कहाँ से कहाँ तक जाएगा, सिर से पैर तक, हेड टू टोए होता है। सिफेलो से याद रखोगे, सिफेलो से सिर याद रखना तो आपको याद रहेगा, सिफेलोकोडल से सिर से पैर तक, हेड टू टोए। पहले इसमें क्या होता है, सिर का विकास होता है, बाद में मतलब बाकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी के उनका विकास होगा। तो सिफेलोकोडल सिर से पैर, ठीक है, तो सिफेलो से क्या याद रखेंगे, सिर से पैर का पहले सिर का विकास होगा, हेड टू टोए होगा, शीर्षागामी है ये। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, प्रोक्सिमोडिस्टोल, ये होता है अधोगामी, ये होता है सेंटर से बाहर की ओर। सिफेलो में कैसी साउंड आ रही थी, सिर जैसी, तो इसको याद रखेंगे, सिफेलो कैसा है, सिर, हेड टू टोए है, सिर से बाहर की तरफ है, मतलब सिर से पैर की तरफ जाता है। पर प्रोक्सिमोडिस्टोल की अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा होता है, अधोगामी होता है, यानी कि नियर टू फार, पास से दूर की तरफ, सेंटर से कहाँ जाते हैं, बाहर की तरफ जाते हैं। पहले सेंटर डेवलप होगा, फिर बाद में बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होते हैं, तो सेंटर से हम कहाँ जाएंगे, पेरिफ्री तक जाते हैं। जन्म के समय बच्चों का सिर जो है वो शरीर का कितने प्रतिशत होता है, 1/4 यानी कि 25% होता है, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये दोनों जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार कर लो अपनी नोटबुक में जहां भी आप इसे नोट कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिफेलोकोडल एंड प्रोक्सिमोडिस्टोल, सिफेलो सिर जैसी साउंड है तो सिर से पैर की तरफ, प्रोक्सिमोडिस्टोल होता है सेंटर से पेरिफ्री की तरफ, यानी कि सेंटर से बाहर की तरफ। तो ये एज इट इज आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब जन्म के समय बच्चों का जो सिर है वो कितना परसेंट होता है शरीर का, 25% होता है, 1/4% होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पॉइंट पढ़ा, जन्म के समय बच्चों का जो सिर है वो शरीर का 1/4 यानी कि 25% होता है। अब इसके बाद ना मैंने कुछ हेरिडिटी के लॉ लिखे हैं, ये ना एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था, शायद पिछली बार के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर में था कि बताइए एक बच्चा है जो अपने मतलब जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन उनका जो बच्चा है वो उनसे बिल्कुल अपोजिट हो गया है, तो बताइए ये कौन सा हेरिडिटी का नियम है। तो ऐसे पूछे गए थे, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। जब मान लो हेरिडिटी का नियम क्या कहता है कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे बच्चे होंगे, लेकिन इसमें कुछ अलग नियम भी आ जाते हैं। जैसे ये तो समानता का नियम ही कहता है, ये कहता है कि जैसे पेरेंट्स हैं वैसे ही क्या बच्चे हैं, अगर मान लो पेरेंट्स गोरे हैं तो बच्चे भी कैसे हैं, उनके गोरे हैं, तो ये तो समानता का नियम है, ये तो आप आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। अब मान लो किसी के पेरेंट्स जो हैं वो बहुत, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है, उनका रंग साफ है, ठीक है, लेकिन उनके बच्चे जो होते हैं वो उनसे बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अब देखे होंगे आपने, कई लोग देखे होंगे जिनके पेरेंट्स की हाइट जो बहुत लंबी होती है, लेकिन उनके बच्चे जो है ना उनकी हाइट छोटी रह जाती है, तो वो क्या होता है, वेरिएशन का सिद्धांत होता है, लॉ ऑफ वेरिएशन है। ये वाला टॉपिक ना मैंने शायद सोशलाइजेशन के टॉपिक में लिखा है पूरा कंप्लीट डिटेल के साथ में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है लॉ ऑफ वेरिएशन, यहाँ रंग रूप कद काठी किससे अलग हो जाएगा, पेरेंट से अलग हो जाएगा। तो लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है कि यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएंगे, गुणों में डिफरेंस नहीं आएगा, यहाँ पर रंग रूप में, कद काठी में, इन सब चीजों में डिफरेंस आता है। इसके बाद है लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत, ये पूछा गया था एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आप याद रख लेना, तो आपको ये वाला याद रखना। अब है लॉ ऑफ रिग्रेशन, रिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यागमन का सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर ये गुणों में डिफरेंस आता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत क्या कहता है, अगर मान लो माँ बाप इंटेलिजेंट हैं तो बच्चे क्या होते हैं, कई बार कम इंटेलिजेंट होते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी भी देखे होंगे जो खुद तो बहुत अच्छी एक्टिंग करते थे, लेकिन उनके बच्चे क्या हो गए, फ्लॉप हो गए, उनमें वैसा टैलेंट नहीं आ पाया। तो ये कौन सा सिद्धांत था, लॉ ऑफ रिग्रेशन का सिद्धांत था। यहाँ जो बच्चा होता है वो अपने पेरेंट्स से गुणों में क्या रह जाता है, कम रह जाता है, तो इसे ही हम किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ रिग्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये 3 लॉ हेरिडिटी के जो मैंने बताया हमको याद रखने हैं। लॉ ऑफ, एक तो इक्वल वाला लॉ हो गया, ठीक है, समानता वाला। इसके बाद वेरिएशन आ जाएगा, वो वेरिएशन गुणों में ना कर किस में है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस में है। इसके बाद लॉ ऑफ रिग्रेशन है जो गुणों में चेंज होता है। लॉ ऑफ रिग्रेशन में क्या आता है, प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं, यहाँ पर माँ बाप इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बच्चे क्या रह जाते हैं, कम इंटेलिजेंट हो जाते हैं, तो यहाँ गुणों में क्या हो जाता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से कम हो जाएगा, तो ये याद रख लेना है।
आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो क्लास थी ना आपकी, ये कंप्लीट हो गई है। आज आपका डेवलपमेंट का टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको शाम तक या फिर कल सुबह तक इसकी कंप्लीट पीडीएफ एग्जाम फैक्ट एकेडमी पर मिल जाएगी। मैं वहाँ अपलोड करा दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और कि क्लास जरूर देखना, क्लासेस को शेयर करना, इससे आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको याद रखना है, कोई भी ऐसा नहीं है यूट्यूब पर जो आपको थ्योरी भी पढ़ा रहा हो और साथ में फ्री नोट्स भी दे रहा हो। नोट कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि नोट्स पेड होंगे, बट मैंने अपने जो नोट्स हैं वो पेड नहीं रखे थे, वो आपके लिए फ्री में रखे हैं। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप क्लास को शेयर कर दें, ठीक है। और ये जो नोट्स है ना वो बहुत हेल्पफुल है। मैंने इतने सारे मतलब अपनी प्रिपरेशन की थी ना जब, तब अलग से बना रखे थे, लेकिन अब आपके लिए स्पेशल लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि वो तो मैंने अपनी राइटिंग में लिखे थे फटाफट में। क्योंकि तब जब हम तैयारी करते हैं ना, तब हम ऐसा नहीं सोचते कि हमें बहुत साफ सुथरे नोट्स लिखने हैं या बहुत जचा जचा कर लिखना है, बस ऐसे लिखना होता है कि हमें वो समझ में आ जाए। अब मैंने यहाँ पर आपके लिए बहुत सही से लिखे हैं ये, मतलब इसको बहुत सही करके लिखा, स्पेशल नोटबुक मंगाई, उसमें लिखा है, कितनी मेहनत की है मैंने ये। तो ये स्पेशल आपके लिए की गई है, तो आप इसका थोड़ा सा यूज़ भी कीजिए। और इसके साथ साथ आप मेरी क्लास को शेयर भी कर देना। मैं आपसे कुछ ज़्यादा तो नहीं चाहती हूँ, ना तो मैं आपको ये क्लासेस पेड कर रही हूँ, ना मैं नोट्स पेड कर रही हूँ। मैं आपको ये सारी फ्री में मटीरियल भी दे रही हूँ, फ्री में क्लासेस भी दे रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी क्लास को शेयर कर सकते हैं। तो इतना ही मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर दिया करना, ठीक है। बस इतना ही मैं चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आपका इसमें बेनिफिट हो। तो बस आज की क्लास में इतना ही है। अब हम मिलेंगे हमारी कल की क्लास में, कल के टॉपिक के साथ। सोशलाइजेशन का टॉपिक करेंगे हम, उसमें सामाजिकरण का। ये आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रहेंगी, ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे चैनल के साथ में जोड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।